expression, position vector of a particle is determined by expression 3t square I plus 40 square j plus 7k, ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर का। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड निकालना है। सो फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाइंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकंड। तो पहले 10 सेकंड में कितना, ये पोजीशन वेक्टर है बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर मतलब देखो एक्स वाई जेड एक्सिस वगैरह रहेंगी। तो मान लो कि अभी एक्स वाई जेड वगैरह तो बनाते हैं अपन, पर यहाँ पे दिखा दी ये पोजीशन है पार्टिकल की, और ये उसका मान लो ये पोजीशन वेक्टर, ये r1, और ये पोजीशन वेक्टर मान लो ऐसा है। तो 10 सेकंड में ये पार्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करेगा बोलते हैं 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यानी उसकी स्पीड कितनी है, 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करता है वो तो दिया ही नहीं है। तो फिर 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करता है, यानी मीटर पर सेकंड जो रहती है उसकी वेलोसिटी वो तो दी ही नहीं है। जो वो दी नहीं है तो फिर वो 10 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, कैसे फाइंड करेंगे। ये ऐसा लग सकता है इन द बिगिनिंग, बट भैया हर इस आर का जो फार्मूला है उसमें देखो टी है ना उसमें, मतलब ये टी है, टाइम 10 सेकंड है, टाइम टी है। तो इस टी का इसमें कुछ तो भी काम पड़ता होगा, बराबर। तो ये पोजीशन वेक्टर यानी क्या होता है, ओरिजिन से उसका ये लोकेशन, ये आर एन ए। तो ये आर का फार्मूला ये है, और वो आर का फार्मूला आप देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। it is like we can say it is based on t, it is in relation to t, r is in relation to t, r is a function of t, r is a function of t, मतलब r t का फंक्शन है, मतलब जैसा जैसा t चेंज होता जाएगा वैसा वैसा r चेंज होने वाला है। तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे बोलते हैं, तो भैया 10 सेकंड में ट्रैवल जो करेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से हुई वो तो ढूंढना पड़ेगा, यानी कितना सेकंड शुरुआत, यानी कितनी सेकंड। जैसे कंसिडर करो मैं अभी यहाँ से दौड़ने वाला हूँ, तो 10 सेकंड में कितने दूर पहुँचूंगा। बट अभी मान लो कि ये ओरिजिन अपने क्लासरूम का, मैं यहाँ पे हूँ, और 10 सेकंड के बाद मैं मान लो कि वो एंड पे चला जाता हूँ उस एसी के पास। तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बताओ, तो यहाँ से वहाँ तक किया, यहाँ से वहाँ तक किया ट्रैवल। मतलब ये मेरा पोजिशन वेक्टर R1, ये R1 है। ये कब का पोजिशन वेक्टर है, मतलब बिफोर आई स्टार्ट करने के पहले का पोजिशन वेक्टर है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 वाला पोजीशन वेक्टर है, समझ रहे। मतलब मैं अभी शुरू ही करने का ही हूं ना, दौड़ना चालू किया नहीं मैंने अभी तक, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मैं यहाँ पे हूँ, और 10 सेकंड के बाद में टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स पे मैं वहां पे हो जाऊंगा। तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो R1, और वो ज्वाइन करूंगा तो R2। तो फिर ये बीच में का डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1, वो डिस्टेंस फार्मूला बस। तो पहले मैं R1 निकाल लेता हूं, एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे क्या निकलेगा मेरा, R1 निकलेगा। और R1 अगर निकालना है तो 3 इंटू 0 स्क्वायर I प्लस 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी डाल रहा हूं मैं, पहले 0 डाल रहा हूं, क्योंकि मैं शुरुआत जहां से किया तो टाइम t इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा, एंड प्लस यहाँ पे तो 7k है, उसमें तो t है ही नहीं, सॉरी कुछ छूट गया, क्या चाहिए यहाँ पे j चाहिए। सो 3 इंटू 0 स्क्वायर I, 4 इंटू 0 स्क्वायर j प्लस 7k, ऐसा आ गया ये। तो चलो अच्छे से लिखो इसको, R1 इज इक्वल टू, ये 0 ही हो गया पूरा, है ना, ये 0 का स्क्वायर यानी 0 हो गया पूरा, ये 0 हो गया पूरा, यानी क्या बचा, 7k बचा। ओके, नाउ आफ्टर टाइम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद मेरा वेक्टर R2 पे भी चला जाऊंगा। तो चलो सॉल्व करो, 3 इंटू 10 स्क्वायर I बराबर है प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर j प्लस 7k तो टाइम t के साथ जुड़ा हुआ है नहीं है, तो वो एज इट इज ही बनेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा वो। तो भैया यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी आई, 100 इंटू 3I यानी 100 हो जाए 10 स्क्वायर, और ये 100 इंटू 400j प्लस 7k। अब मुझे क्या करना है, मतलब दोनों के बीच में का डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये तुम्हारा R1 है और ये तुम्हारा क्या है R2 है, तो ये निकालना है मुझे, ये इसको मैं डेल्टा R बोलता हूँ, डिफरेंस ऑफ 2R, याद है ना। तो ये R1 और ये R2 है, दोनों के बीच में का गैप डेल्टा R निकालना है। तो डेल्टा R इज इक्वल टू मैं लिखूंगा R2 माइनस R1, यानी बोलो क्या आएगा, ये R2 है और ये
R1 है, ये R2 में से देखो ये R1 यानी 0i प्लस 0j प्लस 7k, ये 7k नहीं क्या, 0i प्लस 0j प्लस 7k, ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, लिख दो डायरेक्ट, डेल्टा आर का आंसर R2 माइनस R1 किया तो कितना, 7k कैंसिल हो गया, क्या बचा 300 i बचा प्लस 400 j बचा। तो ये डेल्टा आर का क्या निकालना था, डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाला, डिस्प्लेसमेंट नहीं, यानी इसका क्या मैग्नीट्यूड। कैसे निकालते बोलो बेटा, कुछ कुछ चीजें जो नए बच्चे ध्यान में लेना शुरू करो। इसका ऐसा कोई इक्वेशन है, इसका डिस्टेंस निकालना मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ने क्या, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का अंडर रूट, यानी जैसे कि 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर का ये मैग्नीट्यूड निकालना है। मतलब इस प्रकार से, जैसे कि तुम्हारा 3 4 अगर रहा तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालते ये 5 आता है, √5, √5 कैसा था, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से, वैसे ही। तो यहाँ पे कितना आएगा, 900 प्लस 1600 2500, 2500 का स्क्वायर रूट 550 आएगा, समझ रहे क्या, नहीं समझा क्या, 300 का इसका क्या स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9, और ये 1 2 3 4 0 प्लस 4 का 16 और 1 2 3 4 0 है ना, ये कितना हो गया 9 प्लस ये मतलब 25 हो जाएगा, 25 और ये 4 0 इतना आएगा, मतलब 4 0 का बाहर आएगा 2 0, 4 0 के स्क्वायर रूट के बाहर 2 0 आएगा, 25 का 5 आएगा, यानी कितना 500 आ रहा है। सो 500 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया होगा, ऐसा कोई ऑप्शन उसमें होगा, ठीक है ना। तो सिंपली बस आर का फार्मूला दिया रहता है और क्या बोलते हैं एकदम से, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर 10 सेकंड्स। तो पहले क्या करना है, R1 तैयार करना है, R1 तैयार करने के लिए टाइम t इज इक्वल टू 0 डाल के R1 तैयार करना है। ऐसा t वाला क्वेश्चन आया तो ऐसा t वाला फार्मूला आया तो, और फिर टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड्स डाल के R2 फाइंड कर लिया, और फिर R2 माइनस R1 से इक्वेशन मिला और इक्वेशन का मैग्नीट्यूड निकाला। ठीक है, क्वेश्चन देखे थे, हाँ, this one is one of the good question. Yes, the angle between two non-zero vectors a and b is 120 degree. Angle between two non-zero vectors मतलब ये जीरो नहीं है, a और ये जो b है ना इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसे दो वेक्टर है, इनके बीच में का जो एंगल है वो ऐसे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ प्रॉब्लम को कभी भी इसी तरीके से, इसके दोनों के बीच में का एंगल 120 डिग्री है, एंड द रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट को उन्होंने c बोला है, c, रिजल्टेंट को c बोला, इन दोनों के रिजल्टेंट को c बोला है। तो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन ही दिया है डायरेक्ट, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी, c मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी, ऐसा बोल रहे हैं, या फिर बोल रहे c मस्ट बी लेस देन a माइनस बी, और या फिर बोल रहे c मस्ट बी ग्रेटर देन a माइनस बी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, c मस्ट बी यस ग्रेटर देन a माइनस बी एंड c मस्ट बी इक्वल टू वाला दो बार क्यों दिया, c मे बी इक्वल टू, ओके, c मे बी इक्वल टू a माइनस बी, ऐसा दिया हुआ है, और पहला वाला दिया था c मस्ट बी इक्वल टू, ये c मे बी इक्वल, ऐसे कुछ ऑप्शन वगैरह दिए इसमें। इसे एक बार ठीक से ऑप्शन देख लेता, मैं सही लिखा, c मस्ट बी, c मस्ट बी लेस देन, c मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी लेस देन, मस्ट बी ग्रेटर देन, ओके, ऐसे दिया। कोई सोच के आंसर दे सकते तो बता दे, सब थ्योरी पढ़ाई है अगर ध्यान में आ गई तो। ए और बी दो वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो दोनों के रिजल्टेंट को सी बोला गया है, दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो सी आ सकता है, और ए और बी दो वेक्टर का रिजल्टेंट सी जो है उसका आंसर क्या रह सकता, तो कुछ भी रह सकता। अगर वो ऐसे रहे तो ए प्लस बी रह सकता है, ऐसे रहे तो, और इनके दोनों के बीच में 10, ये कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री, ये कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री, लेकिन ये 10 20 30 40 कितना भी दोनों के बीच में एंगल रह सकता है, कितना भी रह सकता है। तो उन्होंने कितना डिग्री एंगल दिया, 120 डिग्री एंगल दिया है, मतलब ना 0 भी नहीं है और 180 भी नहीं है, 0 भी नहीं है और 180 भी नहीं है, कितना है 120 डिग्री एंगल, इतना है, मतलब ये इतना, देखो ऑब्ट्यूस एंगल 120 नहीं, ऑब्ट्यूस एंगल इतना। तो अगर दोनों के बीच में इतना एंगल है तो उनका जो रिजल्टेंट सी आएगा उसकी जो वैल्यू है वो
इक्वल टू मस्ट बी ए माइनस बी रहेंगी, यस और नो? क्या सी की वैल्यू ए माइनस बी जितनी रहेंगी? नहीं, ए माइनस बी कब रहता है? ए माइनस बी कब रहता है? जब वो 180 पे चले जाते हैं तब ए माइनस बी रहता है। ओके, वो नहीं रहेगी। लेस देन ए माइनस बी रहेंगी? ए माइनस बी से छोटी रहेंगी सी की वैल्यू, बोलो? नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे छोटी कौन सी रहती? सबसे छोटी ही तो ए माइनस बी वाली रहती है ना, सबसे स्मॉल, आर मिनिमम और आर मैक्सिमम, याद है? तो सी उससे आर मिनिमम से भी छोटा रह सकता है क्या कभी? नहीं। बताओ, सी ग्रेटर देन ए माइनस बी? हाँ, सबसे छोटा वाला कौन है? ए माइनस बी। सी उससे तो बड़ा ही रहना है, क्योंकि उसके बीच में का एंगल ये इतना है। हाँ, सबसे बड़ा आंसर ए प्लस बी रह सकता था, और सबसे छोटा आंसर ए माइनस बी। बढ़िया, तो 120 डिग्री है, 180 नहीं है, मतलब सी का आंसर वो ए माइनस बी से बड़ा ही रहेगा। सिंपल सी बात थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा दिया हुआ है। C इज इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, ऐसा गिवन डेटा। C इज इक्वल टू ए प्लस बी ऐसा दिया हुआ है। तो फिर बोल रहे हैं, ऑप्शन ए बोल रहे हैं, देन वेक्टर मॉड C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A, ऑलवेज ग्रेटर देन A, ऑलवेज बोल रहे हैं। देन मॉड C, इट इज पॉसिबल टू हैव C लेस देन A and C greater than A, C less than A and less than, sorry ऐसा कुछ तो भी है, B है, B, it is possible to have C less than mod A, C less than mod B, and तीसरा है C always equal to A plus B, and last है C never इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसा है भैया? क्या है? तो थोड़ा सोचना पड़ेगा अच्छे से आपको क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? तो देखो तो क्या बोलते हो, क्या होना चाहिए, थोड़ा देखो। C इज इक्वल टू ए प्लस बी है, मतलब ए प्लस बी का रिजल्टेंट C है, तो बोलते कि C हमेशा ही A से, ये A जो है, ये A के जो आंसर होगा उससे ये C का आंसर हमेशा ही ज्यादा रहेगा। इज इट पॉसिबल? ऑलवेज कुछ भी ले लो ना, कुछ क्या करेगा, फटाक से दो वेक्टर लेने का। ए का वैल्यू ले लो, समझो मान लो यहाँ पे 10, और बी की वैल्यू ले लो मान लो 20। तो आपको मालूम है आर मैक्सिमम जो रहेगा और आर मिनिमम, मैंने कभी सी को आर मैक्स बोलेंगे, चलो मैं सी मैक्स ही लिखता हूं, सी मैक्स। ओके, और दूसरा क्या बोलो तो फटाफट बोलो दोनों के आंसर। बहुत बढ़िया, दोनों की एडिशन है सबसे बड़ा आंसर, दोनों की सब्ट्रैक्शन है सबसे छोटा आंसर। मतलब सी का आंसर एक तो 30 रह सकता, नहीं तो सबसे छोटा वाला 10 भी रह सकता। तो बताओ अभी सी ये वाला क्या बोलता है? सी ऑलवेज ग्रेटर देन ए, मतलब ये जो सी है, मतलब ये जो सी है 30 मान लो, तो वो ए से बड़ा है, बट कभी कभी सी का आंसर ए से छोटा भी तो रह सकता। सी का आंसर देखो, ये सी का आंसर इक्वल टू भी रह सकता, मतलब इक्वल टू भी हमेशा बड़ा ही रहेगा ऐसा जरूरी है क्या कि सी का आंसर हमेशा ही ए से बड़ा ही रहेगा? जरूरी है? कभी कभी इक्वल टू भी रह सकता, ऐसे भी हो सकता है। मतलब पहला ऑप्शन कि हमेशा जरूरी नहीं कि वो ए से बड़ा ही रहेगा करके। दूसरा ऑप्शन देखो, सी का आंसर ए से छोटा भी हो सकता क्या? इक्वल टू तो आ गया, छोटा भी हो सकता था क्या? बताओ बताओ, छोटा हो सकता है क्या? हाँ, छोटा भी हो सकता है। सुनो, अगर मैंने इसको 13 ले लिया तो ए को, तो देखो ना क्या होगा। सबसे बड़ा आंसर 20 प्लस 13 कितना आएगा? 33 आएगा, और 20 प्लस 13 का 20 और 13 का डिफरेंस कितना आएगा? 7 आएगा। मतलब सी का आंसर इस ए से हो सकता है, और वो सी का आंसर बी से भी छोटा हो सकता है। सी का आंसर ए से भी छोटा हो सकता है, सी का आंसर बी से भी छोटा हो सकता है। ऐसे कुछ करना है अपने को। इसको भी चेक कर लो कि सी ऑलवेज ए प्लस बी रहेगा क्या? नहीं, वो कब रहता सिर्फ ए प्लस बी? जब वो एक डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में रहेगा, जब उनकी एडिशन होगी मैक्सिमम वाला आंसर। और सी नेवर इक्वल टू ए प्लस बी, ये भी पॉसिबल नहीं है, रह सकता है कभी कभी जब सेम डायरेक्शन में रहेगा। तो ओनली कौन सा करेक्ट आंसर है? ये वाला। एंड रिजल्टेंट p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू।
P वेक्टर है और ये एक क्या बना है P प्लस क्यू और दूसरा P माइनस क्यू वेक्टर बना है। तो P के बीच में और P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, क्या फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, देखो व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड द रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, ऐसा दिया क्वेश्चन। कैसे करेंगे यार? दो वेक्टर ले लो, पहले एक P ले लो, कुछ समझ में नहीं आता एकदम से, अपने को ही लेना पड़ता है एज्यूम्शन वगैरह। P ले लो, एक Q ले लो, भैया इसके बीच में क्या एंगल मान लो थीटा है। अब क्या बोल रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड व्हाट एंड रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू। ओके, तो पहले रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू तैयार करना, तो पहले P प्लस क्यू तैयार करो। रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, यानी पहले तो P प्लस क्यू तैयार करो। P प्लस क्यू प्लस मतलब उन्होंने वेक्टर में दिया है क्या, देखने दो मुझे। हाँ, ये P और ये Q है, ये P और ये Q है, P और Q है, तो इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से देखो इधर कहीं तो भी आएगा, मतलब ये इधर आएगा। सही है, सही। देखो ये काय का आंसर है, P प्लस क्यू का है। और बताओ यार मुझे P माइनस क्यू का किधर आएगा? हाँ, तो ये P और ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, यानी P और ये माइनस क्यू, तो ये माइनस क्यू और ये P, अब P और माइनस क्यू का रिजल्टेंट किधर आता है? इधर आता है ना, इधर आता है, ये इधर आया। तो क्या बोला गया था? रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, यानी ये P माइनस क्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा इनके दोनों के बीच में, तो इसका पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। देख, इसकी पैरेलल यहां पे आएगी, इसकी पैरेलल यहां पे आएगी, ऐसे। ओके, तो रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू ये यहां पे ऐसा आएगा। और बोलेंगे सर ये कैसा जानबूझ के जोड़ जाड़ करके ऐसा निकाल रहे हो, ऐसे ही कैसे काय पे ऊपर से आएगा? तो एक सिंपल तरीका देखो क्या बता रहा हूं मैं। P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू का क्या निकालना है? तो देखो रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड रिजल्टेंट है प्लस और क्या P माइनस क्यू, P प्लस क्यू और P माइनस क्यू को ऐड कर दो डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा? तो क्या आएगा आंसर? सही है, मतलब रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू कितना आता है? 2P आता है ना। तो ये इसके भी ये रिजल्टेंट जो है ये और ये P, क्योंकि व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, तो रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू कितना है? 2P, और ये क्या है? P, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? तो आप ही बताओ। 0 रहेगा, सही बात है। क्यों? क्योंकि यार वो P 2P है और ये P है, तो आपको मालूम है कि ये अगर P है तो ये 2P होगा, समझ रहे ना? ये P है तो ये 2P होगा, मतलब उसके 2 टाइम्स ही है ना, पर है तो P ही ना, है तो P ही ना, मतलब जाएगा तो उसी डायरेक्शन में। मतलब कोई वेक्टर के लिए अपन ने पढ़ा होगा तो A इज इक्वल टू लैम्बडा, समझो कुछ ऐसा, B इज इक्वल टू लैम्बडा ए वाला कुछ पोर्शन पढ़ने में गया होगा, 1-2 क्वेश्चन दिए थे तुमको। तो लैम्बडा मतलब क्या होता है? उसके A वेक्टर के लैम्बडा टाइम्स, मतलब डायरेक्शन सेम, ऐसा उसका मतलब होता है। तो यहाँ पे देखो P और ये 2P, यानी एक ही डायरेक्शन में होगा। अब एक ही डायरेक्शन में मतलब एंगल कितना होगा? 0 होगा। तो ये वेक्टर बहुत मतलब दिमाग को तकलीफ देता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता इसको क्या करना है, इसको ध्यान में रखो। रिजल्टेंट बिटवीन एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू बोल रहे हैं। तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको क्या करना है? रिजल्टेंट ऑफ P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू ऐसा निकालना है। P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू का एडिशन कर दे, क्यू क्यू कैंसिल, 2P, और ये 2P और फिर ये P में एंगल, सीधी सी बात है, एक ही डायरेक्शन में होंगे, एक छोटा होगा और एक डबल होगा, P एंड 2P, बट डायरेक्शन तो सेम होगी। सो एंगल कितना रहेगा? 0 डिग्री। ऑफ 3 फोर्सेस, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, एक छूट गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन छूट गया था। फॉलोइंग सेट्स ऑफ 3 फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी when resultant where whose resultant cannot be 0। एक दूसरा दिया हुआ है ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, लगता है मुझे, पता नहीं क्यों ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसका अगर बिल्कुल आइडिया नहीं होगा तो बहुत लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। बट आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये खुद आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इस रिलेटेड चीज़ें कभी ना कभी डिस्कस की है। बोल रहे हैं कि 3 फोर्सेस है ये वाले, किसी बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, ये 3 फोर्सेस का सेट बॉडी पे एक्ट हो रहा है, मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा कुछ भी। तो 3 फोर्सेस का सेट अगर किसी बॉडी पे अगर एक्ट हो रहा है, फॉलोइंग आर द सेट ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, सेट ऑफ 3 फोर्सेस हुज रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0। तो ये 3 फोर्सेस है, देखो ये भी 3 फोर्सेस है, ये भी 3 फोर्सेस है, ये भी 3 फोर्सेस है। इसमें से किस सेट में, ये सेट या ये सेट 3 फोर्सेस, ये कौन से सेट में रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, नहीं रिजल्टेंट का आंसर 0 नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे, रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा बोलते। और मतलब ये 3 सेट में से कौन सा सेट ऐसा सेट है कि जिसमें वो तीनों का मिलाकर रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता, वेयर द रिजल्टेंट कैन नॉट बी 0, ऐसा आपको सेट बताना है, कौन सा सेट होगा। 3 फोर्सेस का सेट, these are the forces, these are the 3 sets of 3 forces where the resultant cannot be 0 out of these all, बोलो डी। देखो 3 फोर्सेस की स्टोरी मैंने बताई है, 3 फोर्सेस का एक्ट होने के बाद भी किसी बॉडी में 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, लेकिन तीनों फोर्सेस एक्ट होने के बावजूद भी वो तीनों फोर्सेस कोई काम के नहीं, आइडल है, बेकार के है। ऐसा कब होगा? लैमिस थ्योरम में पढ़ाया है। मतलब मान लो एक पार्टिकल है, पॉइंट है, ये बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर मान लो ये फोर्स है 3 न्यूटन, इसके ऊपर ये वाला फोर्स है मान लो 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन 4 न्यूटन, और ये तीसरा फोर्स है, ये जो तीसरा फोर्स अगर मान लो 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, तो ये 3 फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं लेकिन कोई काम के नहीं है, क्योंकि उनका इफेक्ट आपस में कैंसिल होने वाला है। क्यों बताओ? क्योंकि इन 3 में से ये 2 फोर्सेस जो है, इन 2 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट टू थर्ड फोर्स होगा। देख लो सही बोल रहा हूं कि नहीं? मतलब 3 और 4 का जो 90 डिग्री के कारण जो रिजल्टेंट आएगा उसका आंसर 5 न्यूटन रहेगा। 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 3 4 5 वाला, मतलब 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आएगा, और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। मतलब जब क्या होगा कि 2 फोर्सेस जो है उनका रिजल्टेंट तीसरे के बराबर होना चाहिए, तब जाके पॉसिबल है कि वो 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे के साथ कैंसिल होने के कारण उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। तो 0 आने के लिए ऐसा होना जरूरी है। बट 0 कब नहीं आएगा? कि जब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर अगर नहीं आ सकता है, तब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर जब नहीं आएगा तो फिर वो आपस में कैंसिल होना मुश्किल है। ठीक है? तो कैसा पहचानेंगे वो इस सेट में से सेट? तो हमने बताया है कि कोई भी क्या करना, ऐसे अगर 3 सेट आए तो 3 में से क्या करना, कोई भी 2 वैल्यूज ले लेना और सबसे बड़ी वैल्यू को अलग रखना। क्या बोला मैंने? सबसे बड़ी वैल्यू को अलग रखना, 2 वैल्यू अलग कर देना। अब इसमें बताओ सबसे बड़ी वैल्यू ये है और ये 2 छोटी वैल्यूज है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है और ये 2 छोटी वैल्यू है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है और ये 2 छोटी वैल्यूज है, बराबर है? तो क्या होना चाहिए? ये 2 फोर्स का रिजल्टेंट इसके बराबर आना चाहिए, ये 2 फोर्स का रिजल्टेंट इसके बराबर आना चाहिए। ओके, अच्छा कोई मुझे बताएगा क्या? कोई मुझे बताएगा? 3 है 4 है और एक है मान लो 3 4 है और एक है मान लो 6 न्यूटन है, एक 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन और एक 6 न्यूटन है, तो क्या इनका रिजल्टेंट आपस में सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकता है? बोलो क्यों नहीं? क्योंकि 3 और 4 का कितना होना चाहिए था? क्योंकि 3 और 4 का 5 क्यों आता है? पर नहीं, मैं ये डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 2 फोर्सेस है 3 और 4 और तीसरा 6 है, तो ये सारे आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आता है और ये 5 नहीं है। क्या हमेशा ही 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आता है? अरे भाई कुछ भी आ सकता है, और जरूरी थोड़ी है 3 और 4 ऐसे ही दिए रहेंगे हमेशा ऐसे, ये ऐसे भी तो हो सकते हैं, ये ऐसे भी तो हो सकते हैं, ये ऐसे भी तो हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकते हैं। मतलब आप समझ ही नहीं रहे क्वेश्चन में, इसलिए बोला मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुन ले, 3 और 4 का रिजल्टेंट कम से कम कितना आ सकता है?
जब वो ऐसे और ऐसे रहेंगे, ये 4 और ये 3, देख इधर 4 इधर 3, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना 1। और 3 और 4 का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है? जब वो ऐसे और ऐसे रहेंगे, मतलब 3 ऐसा और 4 ऐसा रहेगा, तब 7 भी आ सकता है। मतलब कम से कम 1 भी आ सकता है इनका दोनों का रिजल्टेंट, और ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। मतलब क्या 5 नहीं, 6 नहीं आ सकता कभी यार? 1 और 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो 6 भी तो आ ही सकता है, समझ रहे? 6 भी आ सकता है। और वो 6 फिर अगर इनका दोनों का डिफरेंस अगर 6 रिजल्टेंट 6 अगर आता है, तो वो 6 और ये वाला 6 आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, समझ रहे? हाँ, तो देखो अगर नहीं समझे तो फिर से बता रहा हूं, ये 3 और ये 4 है, बताओ रिजल्टेंट कितना है? हाँ, ये 3 और 4 है तो रिजल्टेंट कितना है? 5। ये कितना है? और ये डायरेक्ट कम हो गया कितना? 5। लेकिन ये अगर मैं एंगल ऐसा कुछ रखूं तो 3 और 4 का रिजल्टेंट 6 भी तो आ सकता है। देखो 7 सबसे बड़ा, फिर ये 7 से थोड़ा कम, मतलब 6.9, 6.8, 6.5, 6.2, 6.1, 6 हो सकता है कि नहीं? और ये 6 फिर ये तीसरे वाले 6 के साथ कैंसिल भी तो हो सकता है। तो बेटा ऐसा नहीं सोचना कि 3 और 4 और पाइथागोरस थ्योरम वाले वैल्यू दिख रहे तो 5 के बिना कुछ होता ही नहीं दुनिया में, ऐसा नहीं। 3 और 4 का रिजल्टेंट कुछ भी आ सकता है बिटवीन 1 से ज्यादा, मतलब 6 भी पॉसिबल है, और वो 6 और फिर वो 6 कैंसिल हो सकता है। मतलब ये वाला सेट जो है इसका रिजल्टेंट 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता? 0 आ सकता है। इन दोनों का रिजल्टेंट 6 आया तो इसके साथ कैंसिल होकर 0 ऐसा सोचना है। तो अब देखो ये 3 फोर्सेस में तीनों के तीनों सेम है, तो कोई भी 2 चुन लो। बोलो ये दोनों चुन लेते अपन, 10 10। बोलो 10 10 का रिजल्टेंट सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा? सबसे छोटा 10 - 10 वाला, और सबसे बड़ा 10 + 10 वाला 20। तो ये 10 जो ये दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता है? हाँ आता है। ये 10 जो है 0 से ज्यादा है और 20 से कम है, मतलब इनका दोनों का रिजल्टेंट 0 से ज्यादा 20 से कम है, 10 भी रह सकता है। और ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल होकर फाइनल आंसर 0 आ सकता है। मतलब इसमें आंसर 0 आ सकता है। हमें कौन सा ऑप्शन चुनना है जिसमें 0 नहीं आएगा, ऐसा चुनना है। मतलब ये तुम्हारा छूट गया ये ऑप्शन। अब ये 10 10 का रिजल्टेंट क्या बोला तूने? एक तो कम से कम वाला 0 और ज्यादा से ज्यादा वाला 10 10 का कितना? 20। तो फिर बताओ 0 और 20 के बीच में 20 आता ही है, मतलब इनका वाला रिजल्टेंट 20 रह सकता है, मतलब वो 20 और ये 20। अच्छा भैया 10 और 20 का सबसे छोटा 10 और सबसे बड़ा 30, क्या ये 23 इन दोनों के बीच में आता है? हाँ आता है। तो ये 23 और ये 23 आपस में कैंसिल हो सकते हैं। अब 10 और 20 का सबसे छोटा 10, 10 और 20 का सबसे बड़ा 30, और क्या ये 40 जो दिया है वो ये 10 और 20 के बीच में आता है? नहीं आता है, ये दोनों के बीच में नहीं आता है। और ये मतलब 40 है, और इन दोनों का आंसर 40 पॉसिबल ही नहीं होना, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा 10 से बड़ा और 30 से छोटा लगे तो कुछ भी रह सकता है। तो उसका और इसका कैंसलेशन नहीं होगा, मतलब 0 आंसर फाइनली प्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब ये वो सेट है जिसमें 0 आंसर आना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे कैसे किया क्वेश्चन? ठीक है। गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। बढ़िया। 2 न्यूटन 2 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन 3 न्यूटन 1 न्यूटन 4 न्यूटन, ऐसे 4 सेट दिए ABCD। तो बोलते हैं इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जिसका रिजल्टेंट 2 न्यूटन कभी नहीं आ सकता? Which never gives resultant of 2 न्यूटन। ये तो अभी आपके लिए इजी हो गया यार क्वेश्चन। बता इसमें से कौन सा सेट है, दो कौन सी पेयर ऐसी है दो फोर्सेस की जिसका रिजल्टेंट कभी 2 नहीं आ सकता? तो देखो ना भाई, सबसे मिनिमम आंसर बोलो इसका 0 और सबसे मैक्सिमम 4। तो मतलब इनका आंसर कितना आ गया? 0 आ गया सबसे छोटा, या 4 आ गया, दोनों की एडिशन। तो ये 2 0 और 4 के बीच में है, मतलब इसका आ सकता है ऐसा। अच्छा इसका सबसे छोटा आंसर 0 और सबसे बड़ा आंसर 2, मतलब 0 और 2 के बीच में ये 2 आता है, मतलब इसका भी मतलब आ सकता है 2। अच्छा 1 और 3 का सबसे छोटा, 3 और 1 का सबसे छोटा, अरे डिफरेंस 2, और 3 और 1 का सबसे बड़ा 4, क्या ये 2 और 4 के बीच में आता है? आता है, मतलब इसका भी आ सकता है। अच्छा 1 और 4 का सबसे छोटा 3, 1 और 4 का सबसे बड़ा 5, तो क्या ये 2 जो बोल रहे वो इन दोनों के बीच में आता है? नहीं आता है यार, 3 से बड़ा और 5 से छोटा थोड़ी है ना 2।
तो 2 तो है, वो दोनों के बीच में नहीं बैठता है, मतलब ये वो पेयर है जिसका रिजल्टेंट 2 कभी भी नहीं आ सकता। क्लियर हो? ये व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड रिजल्टेंट हो गया है, तो दोबारा कहां से? हाँ, वेक्टर ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा है बोलते हैं। तो ए बी सी डी में बोल रहे हैं कि फिर क्या ए डॉट बी 0 होगा, या बोल रहे हैं ए क्रॉस बी 0 होगा, या बोल रहे ए वेक्टर 0 होगा, या बी वेक्टर 0 होगा। अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी का आंसर सेम है तो चारों में से क्या सही रहेगा? बोलो। ए प्लस बी का आंसर और ए माइनस बी का आंसर सेम आने वाला है, तो ऐसा कब हो सकता है? अगर ऐसा है तो फिर क्या इसमें से क्या सही हो सकता है? ए, क्यों? बी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। इनका दोनों का आंसर कैसा है? सेम है बोलते हैं। ऐसा सेम रहना कब पॉसिबल है? सिर्फ कॉस थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा? 90, क्योंकि ये यहाँ पे दोनों फार्मूला में फर्क कहाँ पर है? ये प्लस में है और ये माइनस में। फिर भी दोनों का आंसर सेम कब आएगा? जब ये पार्ट ही खत्म हो जाएगा। जब ये पार्ट ही खत्म हो जाएगा, और ये पार्ट खत्म हो जाएगा कब? जब इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 कब आएगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। याद रखो, कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। अगर कॉस 90 0 हो गया तो ये खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, मतलब क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा अंडर रूट में। इधर भी क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, यानी ए प्लस बी का भी आंसर इतना ही आया, और ए माइनस बी का भी आंसर इतना ही आया। हाँ, मतलब सेम आ गया दोनों का, ये दोनों का सेम आ गया। बट ये सेम आने के लिए दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? ए और बी के बीच में, और ए और बी के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो ए डॉट बी कितना आएगा? 0, क्योंकि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है? ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 0 होने के कारण 0 आएगा। ओके, इसलिए कौन सा आंसर करेक्ट है? बढ़िया, एकदम रॉन्ग है सब कुछ जो सोचा तुमने। ऐसा तुम्हें सोचने के लिए ही मजबूर करना था उनको, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया एग्जाम में। अरे भैया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो फार्मूला तुमने लिखा, ये उसका फार्मूला नहीं है। अच्छा, मतलब सर अब पागल हो गए, इतने दिन से पढ़ा रहे और अब बोलते इतने दिन के बाद चैप्टर खत्म होगा, ये फार्मूला ही नहीं उसका, यानी सॉरी पागल हो गए साला। ठीक है, अभी ये इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, ये इसके मैग्नीट्यूड। ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन? हाँ भैया, ऐसा दिया है क्या क्वेश्चन? फिर ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जब करोगे तुम, ये मैग्नीट्यूड ठीक है, मैग्नीट्यूड में आंसर में आता है। इसको जब सॉल्व कर देते इसका आंसर आता 50 न्यूटन, ये वो कुछ तो भी आता। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर ऐसा ऐसा आता क्या? नहीं। अगर वेक्टर बी और वेक्टर का ऐड में करो 2i प्लस 3j प्लस और प्लस ये 3i प्लस 3j, ऐसा करूँ तो ये आंसर काय में आएगा? i और j में आएगा ना, मैग्नीट्यूड थोड़ी आता है। ये तो रिजल्ट मतलब एक वेक्टर फॉर्म में आता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बोला है, मॉड नहीं बोला है। समझ रहे कि आप इसको कंपेयर करके सोचोगे कि हाँ थीटा 0 वाला क्वेश्चन है ये, तो तभी तो जाके दिस इज इक्वल टू दिस पॉसिबल है, तो जम गया, आ गया मेरे को, बहुत खुश हो गए। थीटा की वैल्यू 90 होंगी, इसका मतलब ए डॉट भी 0 होगा, फटाक से आपने टिक किया। ये है ही नहीं वो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये वेक्टर में है, वो एक वेक्टर बी वेक्टर का एडिशन है, और वो दोनों सेम तभी रह सकते हैं। अब बताओ, बोलो। बी डी, हाँ सही है। अरे भैया, ए में बी ऐड किया लेकिन वो नल वेक्टर है 0, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए ही रहेगा ना। ए प्लस 0 कितना आएगा? ए, और ए माइनस 0 भी किया तो कितना आएगा? ए, तभी ये दोनों सेम रह सकते हैं। हाँ, ए को भी 0 किया तो चलेगा क्या? नहीं। ए को 0 कर दिया तो इधर क्या बचेगा? बी, और इधर क्या बचेगा? फिर से सेम नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, बी इधर और माइनस बी उधर। तो बी 0 होगा तभी जाके ए प्लस बी करो, चाहे फिर
ए माइनस बी करो, आंसर ए ही आने वाला है क्योंकि ये 0 हो गया, तो ये आंसर करेक्ट। वेक्टर ऐसा ए है, ये बी है, ये बी के बाद ये सी है, ये डी, ये ई और ये एफ। हाँ, ए बी सी डी ई और ये एफ, ऐसे वेक्टर से ये 6। और बोल रहे हैं कि फिर b प्लस ई इज इक्वल टू एफ सही है, या b प्लस सी इज इक्वल टू एफ सही है, या फिर बोल रहे d प्लस सी इक्वल्स टू एफ सही है, या d प्लस ई इक्वल्स टू एफ सही है। बोलो। मतलब वो जो 6 फोर्सेस के सेट दिए हुए 6 वेक्टर के, तो उनमें से 2 जोड़ने पर तीसरा बनेगा रिजल्टेंट। तो कौन से 2 जोड़ने पर कौन सा रिजल्टेंट आ रहा है? ये 4f तो कॉमन दिख रहा है सभी ऑप्शन में। ये ए बी सी डी ऑप्शन जो है इसमें ये तो कॉमन ही दिख रहा है, बस ये सही देखना है लेफ्ट साइड कौन सी सही। यस, डी। देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, एक एक करके ट्राई करते हैं, इसको समझाना है मुझे आपको अच्छे से। b प्लस ई करके देखो, ये b और ये e, तो ये b नीचे और ये e इधर है, ये b और ये इधर लगाया, तो इनका रिजल्टेंट देखो इधर जाएगा, इनका रिजल्टेंट ऐसा नहीं, ऐसा है इधर है। तो क्या ये f के बराबर दिख रहा है क्या? ये नहीं, मतलब ये तो गया था। b प्लस सी करके देखो भाई, b प्लस सी, b प्लस सी, तो इसका रिजल्ट इधर जाएगा, मतलब ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। d प्लस सी करके देखो, d किधर गया? ये तीसरा d प्लस सी, d किधर गया? ये d और ये c, d और c, d और c, तो रिजल्ट इधर जाएगा, ये भी इसके साथ मैच नहीं हो रहा है। लास्ट वाला देखो, d प्लस ई, d और e किधर है? पीछे, और इसका रिजल्ट इधर आएगा, ये इसके साथ मैच हो रहा है। यस, क्लियर? यस। फिर हम ऐसा कुछ तो भी दिया है, ऐसा ऐसा एक वॉल और रूफ, वॉल एंड रूफ होगा शायद, और इसमें दिया है ऐसा एक केबल दिया है, एंड इसको ऐसा भी बांध के रखा हुआ है, और इसको नीचे एक लोड टाई कर दिया है, 30 डिग्री एंगल है, और ये कुछ तो भी दिया हुआ है 30 न्यूटन, और ये टेंशन इन द केबल निकालना है, बस इतना ही क्वेश्चन। नहीं, टेंशन इन द केबल एंड ये बॉडी का वेट, ये दोनों चीज़ें, फाइंड टेंशन इन द केबल एंड वेट ऑफ द बॉडी, ऐसा क्वेश्चन है। ऐसा क्या है? देखो, ये वॉल है और ये तुम्हारी दीवार है इधर, तो क्या कर दिया, यहाँ से केबल को बांध दिया है, रस्सी डोरी बांध दिया इसे, और इसको यहाँ पे एक लोड लटका दिया, और रस्सी का कुछ पार्ट इधर इस दीवार में बांध दिया। मतलब हो सकता है ना ऐसा, एक रस्सी अगर यहाँ से, मतलब ऐसी लंबी रस्सी है बहुत ज़्यादा, तो उस लंबी रस्सी को क्या कर दिया कि वो एक समझो, मान लो ऐसी रस्सी, ऐसी इस रस्सी को ना बीच में एक बहुत बड़ा लोड लटका दिया यहाँ पे, ओके, और इसका एक पोर्शन दीवार में, ये वॉल रूफ में ऊपर टांग दिया, खिले के साथ जोड़ दिया, और ये वाला इधर किसी दीवार में फिट कर दिया खिला ठोक के इसको। तो ये क्या होगा, ये ऐसा भी रहेगा और ये ऐसा भी रहेगा, और ये बीच में जो है, ये वेट के कारण ये ऐसा टाइट हो जाएगा पूरा, समझ रहे? मतलब ये ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा ऐसा, और ये बीच में ये वेट भी है, ओके। तो ये खींचा जाएगा नीचे, और इधर तो बांध के रखा है, तो ये भी टाइट हो जाएगा पोर्शन, ये भी टाइट हो जाएगा, तो ये टेंशन और ये वेट ऑफ द बॉडी पूछ रहे, अगर ये 30 न्यूटन है तो, अगर ये 30 न्यूटन है तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसके जैसे बहुत क्वेश्चन का एक सेट मैं आपको देने वाला हूँ सॉल्व करने के लिए। मैं आपको ही दे देने वाला हूँ पूरा
प्रिंट आउट ही देने वाला हूँ 10-12 क्वेश्चन का, यानी आप ट्राई करना पूरा, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और फिर वो आपका ट्राई हो जाने के बाद एक एक करके मैं क्लास में लूंगा, आपको कौन सा नहीं आया तो। बहुत मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये वाले, मैं दूंगा पूरा सेट आपको, इंटरेस्टिंग होता है बहुत। तो बताओ कैसे करें। तो सबसे पहले भैया क्या करना है इसमें ना, रिजॉल्व कर देना, रिजोल्यूशन। इसका करेंगे क्या, नहीं, यहाँ हॉरिजॉन्टल है, इसका करेंगे क्या, नहीं, वर्टिकल है, इसका करेंगे, यस, इसका रिजोल्यूशन करेंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे भी नहीं है, वाई एक्सिस पे भी नहीं है, तो इसका रिजोल्यूशन मेरा देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, इधर टी कॉस 30 और ये हो जाता है टी साइन 30। जिधर एंगल है उधर कॉस और जिधर एंगल नहीं है उधर साइन, तो ये हो जाता है, ये सब बेसिक क्यों रहता है ऐसा सब मैंने पढ़ाया है आपको इसके पहले ही, टी कॉस 30 और ये कितना, यहाँ पे एंगल नहीं है मतलब ये कितना, टी साइन 30 ऐसा। तो अब देखो ना बहुत सिंपल है, ये टी कॉस 30 जो है वो इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि ये वर्टिकली अपवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब आपस में बैलेंस कौन कौन हो रहे हैं। देखो ये रस्सी को, ये बॉडी को बांध दिया, उसके बाद ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई, नहीं समझा क्या बोला, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब सिस्टम बैलेंस्ड है। एक बार को रस्सी को लोड लटका दिया तो हिलते रहेगा कि दिन भर ऐसा ऐसा, नहीं, स्टेबल हो जाएगा ना, ये ऐसा ऐसा है और ये रुक गया एक जगह, बांध के रख दिया। जैसा फैन मैंने लटका दिया तो फैन रुक गया एक जगह, क्योंकि फैन जिस ये रॉड के साथ कनेक्टेड है, ये फैन जिस रॉड के साथ कनेक्टेड है, तो वो रॉड के साथ जिसके साथ कनेक्टेड है फैन, तो ये रॉड में जो ये फैन का पूरा वेट किसने किसने बैलेंस कर लिया होगा, ये रॉड ने, कि फैन का पूरा वेट नीचे एक्ट होता और ये रॉड ने उसको पकड़ लिया होगा। आप अगर मान लो किसी रस्सी को अगर एक बॉल अगर कनेक्ट करते हो तो बॉल का वेट नीचे रहेगा 50 न्यूटन, तो फिर बॉल नीचे गिर रहा है क्या, क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि रस्सी में भी टेंशन आया होगा, और वो कितना होगा, 50 ही होगा ना, रस्सी पे कितना लोड आया होगा, 50 का होगा, तभी तो ये 50 और ये 50 आपस में कैंसिल हो गए होंगे, एने नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ही नहीं बचा होगा, इसलिए ये बॉल ऐसा का ऐसा स्टेबल है। अगर मैं रस्सी काट दूं तो इसको पकड़ने वाला, इसको बैलेंस करने वाला कोई नहीं बचेगा, तो फिर बॉल उस 50 न्यूटन के कारण नीचे गिर जाएगा, मतलब बैलेंस होगा तभी स्टेबिलिटी आएंगी ना, यस। अभी आप अगर मान लो जिस बेंच पे बैठे हो तो आप वो बेंच के अंदर उस बेंच को फाड़ के आप नीचे गिर रहे हो क्या, नहीं, क्यों नहीं गिर रहे, क्योंकि आपके बॉडी का जितना वेट नीचे जा रहा है वो बेंच ने भी आपको उतना ही नीचे से क्या दिया होगा, सपोर्ट दिया होगा, नीचे से सपोर्ट, ओके। और मान लो कि मैं कोई अगर ऐसा बेंच कल बना के रखता हूँ, आप आना, मैं करके रखूंगा, ऐसा बेंच है जिसमें सिर्फ ये फ्रेम है, फ्रेम, मस्त फ्रेम है इसमें ये, और बीच में कुछ भी वो नहीं है बैठने का वाला, और उसमें मैं बढ़िया ना एक ऐसे पतला पतला कपड़ा डाल के रख देता हूँ। आप आओगे ऐसे, सर आज कपड़े लगाए मस्त बैठने के लिए, वाह वाह कितना बढ़िया, बैठोगे फटाफट नीचे गिरोगे, इसका मतलब क्या है, वो उसके से घुस के, ठीक है, निकालना पड़ेगा तुम्हें उठा उठा के मुझे फिर बाद में। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारे बॉडी का वेट ज्यादा हो गया और वो कपड़ा इतना स्ट्रांग स्ट्रेंथन नहीं है कि जो तुम्हारे बॉडी के वेट को क्या दे सके, तो फिर आपका वेट कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया, आप नीचे फंस जाओगे, नीचे चले जाओगे। मतलब नहीं फंस रहे हो इसका मतलब क्या, कि जितना आप एक्शन कर रहे हो उतनी ही आपको रिएक्शन मिल रही है, समझ रहे। तो एक्शन रिएक्शन पेयर आपस में बैलेंस हो गई है, तो यहां पर भी ये बॉडी बैलेंस हो गई है, मतलब यहां पे शायद एक फोर्स दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था, कितने बजे, ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था, ओके। अब ये तिरछा था ऐसा, तो उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने रिजॉल्व कर दिया, ये ऐसा टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, ओके। अब ये वर्टिकल वाला ये वर्टिकल के साथ बैलेंस हो ही रहा होगा ना, नहीं तो देखो बताओ ये वेट का इफेक्ट ज्यादा होगा कि टी कॉस 30 ज्यादा होगा, इक्वल होगा ना। अगर ये वेट का इफेक्ट टी कॉस 30 से ज्यादा होता था तो ये रस्सी कट गई होती और ये नीचे गिर गया होता, मतलब यहां मैं लिख सकता हूं टी कॉस 30 इज इक्वल टू डब्ल्यू। उसी तरीके से ये 30 न्यूटन इस टी साइन 30 के साथ बैलेंस हो रहा होगा, क्योंकि ये इधर है और वो उधर है, तो ये दो फोर्सेस को भी मैं टी साइन 30 इज इक्वल टू 30 लिख सकता हूं कि नहीं, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। समझ में आ रहा है, ऐसी आपको बैलेंसिंग दिए हुए डायग्राम के ऊपर से बनानी है, बहुत आसानी से बना लोगे, बहुत चिल्लर प्रॉब्लम है ये, पढ़ाने लायक नहीं था, बट इससे भी बढ़िया बढ़िया डेंजरस प्रॉब्लम आपको आने वाले हैं और वो भी आप इजीली सॉल्व करने वाला, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया भैया, फिर इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए।
अब इसको देख, मैं टी साइन 30 अपॉन टी कॉस 30 कर लेता हूँ, टू इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो इधर भी इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 ऐसा आ जाएगा, 2 अपॉन 1, तो टी टी कैंसिल होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, tan 30 आ जाएगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, tan 30 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया 30 अपॉन W, फिर tan 30 इज इक्वल टू क्या, मतलब tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है 1/√3 होता है, बराबर है कि नहीं, 1/√3 अपॉन W, पढ़ाई कि नहीं 10th में, tan 30 के लिए 1/√3, तो W इज इक्वल टू 30√3 हो जाएगा। ओके, ये आ गया तुम्हारा काय का आंसर, W का। और काय का पूछा है, T का भी पूछा है, तो यही W उठा के इधर, यार उसकी जरूरत ही नहीं है, इससे करो ना टी सॉल्व, ये इक्वेशन से टी, इसमें अननोन ही एक ही अननोन है ना, इससे करो ना, टी साइन 30, ये साइन 30 यानी 1/2 होता है, मालूम है कि नहीं, साइन 30 1/2 और इक्वल टू 30, मतलब टी इज इक्वल टू 30 इंटू 2 60, या फिर ये डब्ल्यू भी यहां पे डाला होता तो भी ये टी वही उतना ही आ जाता, निकल जाता था। ठीक है, तो कैसे किया, समझ में आया प्रॉब्लम? अब इधर मजा देखो, इतना समझ में आया, अब इधर देख, ये तुम्हारा ऐसा टेंशन इन द स्ट्रिंग है, सही है, इसको कितना न्यूटन दिया हुआ है, 30 न्यूटन दिया, ये पता है क्या, नहीं पता है, कितना है, डब्ल्यू है। ओके, और अब बोल रहे हैं कि ये अगर पता है तो ये दो फोर्सेस निकालो, ये अगर पता है तो ये दो फोर्सेस निकालो, और ये बॉडी स्टेबल में है, 3 फोर्सेस है, लेकिन बॉडी अपनी जगह लटक चुकी है, एक जगह स्टेबल है, तो ये दो फोर्सेस, अगर ये अगर फोर्स पता है तो ये दो फोर्सेस निकालो। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या आइडिया करना, लैमिस थ्योरम लगा देना, पढ़ाया है मैंने लैमिस थ्योरम। अब लैमिस थ्योरम कैसा रहता है, तो देखो इधर क्या करना, लैमिस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सिंपल टेक्निक बता रहा हूं। सबसे पहले इधर एक एक्स एक्सिस और इधर एक वाई एक्सिस खींच लेना, कभी भी सबसे पहला स्टेप, नहीं तो तुम्हारा लैमिस थ्योरम का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाओगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लेना, ये खींचने के बाद ये एंगल आपको दिया हुआ है, कितना है 30 दिया, तो ये बाजू के ये कितना है, ये 90 है, ये 30 है, तो ये बाजू का कितना 60, ये कितना है 90 है, ये कितना है, सब मिल गए। ये काम इतना आसान नहीं होता था अगर आपने एक्स वाई एक्सिस वहां पे नहीं खींची होती, तो भटकते रहते थे, साला एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, आप 5 मिनट खा जाते थे। पहली ट्रिक, फटाक से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बना देना उस पॉइंट पे, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जल्दी जल्दी एंगल दिखना चालू हो जाएंगे तुम्हें, ये 30 है तो बाजू का 60 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको याद होगा लैमिस थ्योरम में क्या किया था, ये दो फोर्सेस के बीच में का एंगल कितना हो गया, है ना, 90 + 30, ये दो फोर्सेस के बीच में कितना हो गया 90 + 60 कितना 150, और ये दो फोर्सेस के बीच में कितना होगा, 3 फोर्सेस मिल गए और उनके तीनों के एक दूसरे के अपोजिट वाले 3 एंगल भी मिल गए। किसको याद है लैमिस थ्योरम कैसा लिखते हैं डायग्राम में? अब मतलब तुम्हें देखो, ये T, ये 30 और ये W, ऐसे 3 फोर्सेस है, और ये 3 फोर्सेस के ये 3 एक दूसरे के बीच में के 3 एंगल भी है। अगर ऐसा रहता है तो लैमिस थ्योरम का इक्वेशन याद है, दिस अपॉन साइन ऑफ दिस, याद है क्या, T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू T अपॉन साइन 90 इक्वल टू W अपॉन, बोलो, T अपॉन साइन 90, W अपॉन साइन 120 इक्वल टू 30 अपॉन साइन 1, मतलब दिस अपॉन बचे हुए दो फोर्स के बीच में का एंगल का साइन, दिस अपॉन बचे हुए दो फोर्सेस के एंगल का साइन, दिस अपॉन बचे हुए दो फोर्सेस के अपोजिट वाले मतलब एंगल का साइन, मतलब साइन 150, 30 अपॉन साइन 150, T अपॉन साइन 90, W अपॉन साइन 120। ये नोन साइड है, ये दोनों अननोन है, एक बार इसको कंपेयर करो T का आंसर आ जाएगा, एक बार इसको कंपेयर करो W का आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं, सुनो इधर देखो, पहले करता हूं, T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 30 अपॉन साइन 150, T अपॉन 1, अरे साइन 90 1 इक्वल टू 30 अपॉन साइन 180 माइनस 30 लिखा तो किसी के पेट में कोई दर्द हुआ क्या? अरे चलता कि नहीं चलता? 150 को मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूं, और ऐसा लिखने से मुझे एक आइडेंटिटी पता है, ये वाली साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन थीटा ही होता है,
ओके, आप कैलकुलेटर में जाके साइन 30 करके देखो 1/2 आएगा, और साइन 150 भी करोगे तो 1/2 ही आएगा। समझे क्या बोल रहा हूँ? साइन 150 करके देखना आंसर, साइन 150 यानी क्या 180 माइनस 30 करके देखोगे, यानी साइन 150 का कैलकुलेटर में डालोगे 1/2 ही आएगा, और डायरेक्ट साइन 30 डालोगे तो भी 1/2 है। मतलब इसका कोई काम है क्या उधर? कोई काम नहीं। 180 माइनस 30 का आंसर निकालो साइन का, चाहे डायरेक्ट साइन 30 का निकालो, एक ही बात। मतलब साइन 180 माइनस 30 मैंने इसको लिखा, और फिर बाद में साइन 180 माइनस 30 यानी क्या होता है? साइन 30 ही होता है। मतलब यहाँ पे टी अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 30 अपॉन ये क्या हो जाएगा? साइन 180 माइनस 30 यानी साइन 30 ही होता है। सो ये हो गया 30 अपॉन साइन 30 कितना? 1/2, ऊपर गया 2 यानी 60 न्यूटन ही तो आया था ना पहले भी। हो गया, खत्म बात। दूसरा यहां से करो, यहां से करो। कैसा करे बताओ भैया? W अपॉन साइन 180 माइनस 60। अरे क्या लिखा? सही है क्या? 120 को क्या लिखा? 180 माइनस 60, सही है। इक्वल टू 30 अपॉन साइन 180 माइनस 30, साइन 180 माइनस 30। इसको मैं लिखूंगा साइन 60 क्योंकि ये ऐसा होता है, और इसको भी मैं लिखूंगा साइन 30 क्योंकि ये ऐसा होता है। 60/30 करके 2 लिख लो, साइन साइन काट दू। हाँ, साइन साइन काट दू। अबे ऐसे नए इन्वेंशन मत करना मैथ्स में। हाँ, वो रामानुजन, आर्किमिडीज सबके नाम डूब जाएंगे, फालतू तुम्हारे फोटो पेपर में आ जाएंगे। ऐसा मत करना बाबा, साइन साइन काट दिया। हाँ, इसे नए रिसर्च इन्वेंशन मत करो रे बाबा, ठीक है। तो ये साइन 30 यानी कितना? 1/2, और ये साइन 60 ऊपर जाएगा, बोले तो √3/2, 2 कैंसल। सो ये W आया 30√3, ऐसा ही तो आया था ना कुछ। हाँ, पहले भी करके देखा तो ऐसे ही आया था कुछ। तो आपको देखो कौन सी मेथड इजी लगी, बट ऐसे नहीं कि इतना ही रट के रखा, लर्न करके रखा, पता नहीं एग्जाम में कौन सा दिमाग चल जाएगा, आपको फटाक से ये इजी लगेगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी कि रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल जाएगा, लैमिस थ्योरम से करना आसान हो जाएगा, कभी कभी लैमिस थ्योरम से ढूंढना मुश्किल हो जाएगा तो रिजॉल्व करके करना इजी हो जाएगा। हमें सब आना चाहिए, और ये शुरुआत है, बिल्कुल डरो मत। ऐसा इतने करने वाले अपन इतने बार करने वाले हैं सब कुछ कि ऐसा तुम मास्टर बनते जाओगे धीरे धीरे धीरे। हाँ सर लाओ, कुछ भी अभी दिमाग चलने लग गया है, ये भी करो वो भी करो वो भी करो। थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप होने का टाइम लगता है। 1-1.5 महीने के बाद आप फील करोगे कि अपना बेसिक फिजिक्स एकदम स्ट्रांग हो चुका है। तो ठीक है ना। तो